फोरब्रेन मतलब ठीक है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। उसमें हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं फोरब्रेन। फोरब्रेन में हम 3 चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला वाला पार्ट है सेरिब्रम, दूसरा वाला पार्ट है जो ग्रीन कलर से दिख रहा है दैट इज, और जो रेड कलर से दिख रहा है दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब। तीनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें होगी जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहले तो हमको ब्रेन स्टडी करना है। तो ये मानो कि ये मेरा ब्रेन है, तो ब्रेन में आप देख सकते हो कि जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, तो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं डॉर्सल साइड, और जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं, समझ में आया, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड। जो आगे वाला पोर्शन है ब्रेन का, आगे वाला पोर्शन, उसको हम कहते हैं एंटीरियर साइड। जो पीछे वाला पोर्शन है उसको हम कहेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल, और जो साइड वाली जो पोर्शन है, साइड वाला पोर्शन, उसको हम कहेंगे लैटरल साइड, लैटरल पोर्शन। समझ में आया? तो समझ में आया? तो अभी सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेरिब्रम, उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उसका फंक्शन स्टडी करेंगे, फिर स्ट्रक्चर फंक्शन, फिर स्ट्रक्चर फंक्शन। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ हमको तीनों ब्रेन के बारे में चर्चा करनी है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। उसमें हम पहले सबके स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, फिर सबका फंक्शन स्टडी करेंगे। सेरिब्रम अगर आप देखोगे तो सेरिब्रम ये पूरा वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, सबसे नीचे वाला पार्ट, ये आपका सेरिबिलम है। क्या है? सेरिबिलम। और जो भी पार्ट दिख रहा है आपको, सारा का सारा पार्ट आपका क्या बन रहा है? सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन। सबसे बड़ा ब्रेन कौन सा? फोरब्रेन। फोरब्रेन में सबसे बड़ा वाला पार्ट सेरिब्रम। ये अगर सेरिब्रम आप देखोगे तो सेरिब्रम के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डिप्रेशन से, छोटे छोटे गड्ढे हैं, छोटे छोटे से मतलब रिजेस, खड्डे, चढ़ उतार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बराबर है? तो जो छोटा सा डिप्रेशन है उसको हमने नाम दिया सल्काई, और जो रिज वाला पोर्शन है उसको हमने नाम दिया गायरा। फिर से डिप्रेशन को सल्काई, रिजेस को गायरा नाम दिया है। यहाँ पे आपको 2 शब्द आएंगे, एक आएगा सल्कस, दूसरा आएगा फिशर। एक आएगा सल्कस, दूसरा आएगा फिशर। सल्कस मतलब जो सुपरफिशियल, छोटी छोटी जो दरारें हैं उसको हम क्या कहते हैं? सल्कस कहते। लेकिन जो डीपली सिचुएटेड दरारें हैं उसको हमने क्या कहा? फिशर। बहुत डीपली सिचुएटेड होते हैं। जैसे सेरिब्रम को अगर डिवाइड करना है, सेरिब्रम को डिवाइड करना है 2 पार्ट में ऐसा, तो छोटी दरार लगेगी या बड़ी वाली दरार लगेगी? तो बड़ी वाली दरार को क्या नाम देने का? और जो छोटी छोटी ऐसी दरारें हैं उसको हमने क्या नाम दिया? सल्कस। डिफरेंस क्लियर? सल्कस फिशर में। तो फिर सल्कस गायरा, सल्कस गायरा, सल्कस गायरा, ऐसे फोल्ड्स प्रेजेंट है सेरिब्रम में। ये फोल्ड होने के कारण आप यहाँ पे एक चीज जान सकते हो, जितनी ज्यादा फोल्ड उतना ज्यादा सरफेस एरिया, उतनी ज्यादा न्यूरॉन्स यहाँ पे बैठ सकते हैं, और उतना वो ऑर्गेनिज्म इंटेलिजेंट हो सकता है। तो जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन का जो सेरिब्रम है उसमें सबसे ज्यादा फोल्ड पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा न्यूरॉन पाए जाते हैं, मतलब वो सबसे होशियार ऑर्गेनिज्म। समझ में? यहाँ पे आप देखो कुछ चीजें, मेनी रिजेस एंड ग्रूव्स, मतलब चढ़ उतार आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मैंने आपको नाम कल आपको शायद एक्सप्लेन किया। सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब क्या है? जब सेरिब्रम को हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 इक्वल हाफ, सेरिब्रम जब डिवाइड होता है 2 पार्ट में,
तो फिर एक एक पार्ट को हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर है ना? तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के डॉर्सल साइड में आप जो रिजेस देखते हो उसको हमने क्या कहा? गायरा। और जो ग्रूव्स देखते हो उसको हमने क्या कहा? समझ में आया? तो गायरा एंड सर्कल आर मोर डेवलप्ड इन ह्यूमन बीइंग्स, सो ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट लिविंग बीइंग्स। अभी हमने क्या किया? उसी सेरेब्रम का क्या किया? थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन कट करके यहाँ पे लिखा है। तो जैसे ही क्रॉस सेक्शन कट करते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं? सेरेब्रम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट मतलब एक आउटर वाला पार्ट और एक इनर वाला पार्ट। हमेशा जो आउटर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला। तो उसी तरीके से सेरिब्रम का जो बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाली कवरिंग है, उसका नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। समझ में? और अंदर वाला पार्ट सेरिब्रल मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो कौन सी कलर का दिख रहा है? ग्रे कलर का दिख रहा है। क्यों ग्रे कलर का दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे न्यूरोनल सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड। न्यूरॉन्स की सेल बॉडी, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, ये क्या है? वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत सारे वहां पे प्रेजेंट है। उनके जो एक्सॉन्स जब उधर से निकलते हैं, इनके जब एक्सॉन्स निकलते हैं ना, तो ये एक्सॉन्स आपका मेडुला वाला पार्ट बनाते हैं, मतलब व्हाइट मैटर वाला। समझ में? ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, है कि नहीं? यहाँ पे देखो, द लेयर ऑफ सेल्स व्हिच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जो सेल्स का लेयर कवर करता है उसको हमने क्या नाम दिया? और हमको पता है कि यही सेरिब्रल कॉर्ड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड। उसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड एज ग्रे मैटर बिकॉज न्यूरोनल सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड हियर एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हिच गिव्स ग्रेइश अपीयरेंस। ये आपने क्या किया? फिर से ब्रेन को कट किया। मेरे को सर्जरी करना बहुत पसंद है। ऐसा ऐसा सर्जरी किया है मैंने। मतलब जब मैं चौथी कक्षा में था ना, तब से ही मेरा सपना था कि बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। मैंने कुछ सर्जरी तो 6वीं स्टैंडर्ड में ही कर दी मैंने। मैं भूल गया कौन सी सर्जरी में कौन से साल में की, लेकिन एक सर्जरी का फोटो है आपके सामने। आज क्या बोल रही है? विश्वास ठेवायचा शिक्षक लोक। तो इथं बघा की थोडासा आपण क्रॉस सेक्शन कट केला। कट केल्यानंतर आहे ना बाहेरचा पार्ट दिसतो तुम्हाला। सो बाहेरचा पार्ट कसा आहे? ग्रेश आहे। आतमधला पार्ट कसा आहे? व्हाईट। सो ग्रे पार्ट, व्हाइट पार्ट, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। पोजीशन 1 और पोजीशन 2। पोजीशन 1 में क्या होता है? ग्रे मैटर आउटसाइड, व्हाइट मैटर इनसाइड। ये क्या है? मैं सिर्फ अभी पहले स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में इसके हम फंक्शन स्टडी करेंगे। फिर से स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? सेरिब्रम को थोड़ा सा डॉर्सल साइड से देखते हैं। कौन सी साइड? ये वाली ना। तो डॉर्सल साइड में अगर आप देखोगे एक लॉन्गिट्यूडिनल फिशर रन कर रहा है जो आपकी सेरिब्रम को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो हर एक इक्वल हाफ्स को हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। राइट साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। A cerebrum consists of 2 cerebral hemisphere. A longitudinal groove is present between the 2 cerebral hemisphere called as median fissure. जो बीच वाली, जो बहुत डेप्थ तक जाने वाली दरार है, उसका क्या नाम है? फिशर। बीच वाली मीडियन फिशर। अभी और थोड़ा उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। जो दोनों आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेंट्रल साइड, कौन सी साइड? नीचे की तरफ से ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जॉइंट एक दूसरे से। और आप यहाँ पे देखते हो कि अ ट्रैक ऑफ नर्व या फिर बैंड ऑफ नर्व्स, ये क्या कर रही है? दोनों हेमिस्फीयर को ज्वाइन कर रही है।
तो जो ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है उसको हमने नाम दिया कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम दिया? एंड कॉर्पस कैलोसम इज आल्सो कॉम्फो। कॉर्पस कैलोसम इज आल्सो म्हणजे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन फीचर्स ओनली। कॉर्पस कैलोसम किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। देखो बोथ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर अगर उनको आपको जोड़ के रखना है तो ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर चाहिए होती है, और वही ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर को आपने क्या कहा? कॉर्पस कैलोसम। यही कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। ये ब्रेक हुआ तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता। समझ में? और एक पार्ट है, ये तो हमने डिस्कशन किया। कॉर्पस कैलोसम किधर क्या है समझ में आया क्या? वेंट्रल साइड में दोनों को चिपका के रखता है, ट्रैक्ट ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। बराबर है? अभी हम क्या करते हैं? देखो सेरेब्रम का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, सेरेब्रम का पूरा हमने स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया। सेरेब्रम का हर एक पार्ट का फंक्शन जानना है। सेरेब्रम को हम क्या करते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जरा देखो ये वाला एक पार्ट दिख रहा है, ये वाला एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट दिख रहा है। बराबर है? तो हमने क्या किया? ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर मतलब इधर वाला और उधर वाला दोनों को हमने क्या किया? 4 पार्ट में डिवाइड किया। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो फ्रंटल साइड का लोब है, आगे वाला एंटीरियर साइड का जो एक लोब है, जो रीजन है, एरिया है, उसको हमने नाम दिया फ्रंटल लोब या फिर एंटीरियर। जो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है उसका हमने नाम दिया पैराइटल लोब, और जो आपका लैटरल साइड में प्रेजेंट है उसका हमने नाम दिया टेम्पोरल लोब, और जो आपके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है उसको हमने नाम दिया ऑक्सीपिटल लोब। अभी आप यहाँ पे देखो आपके पास टोटल कितने लोब हो गए? 4 लोब हो गए। एंटीरियर साइड वाला, डॉर्सल साइड वाला, लैटरल साइड वाला, पोस्टीरियर साइड वाला, ऑक्सीपिटल। ये याद रखना है कि नहीं रखना है? रखना है। तो अभी क्या करो, सिर्फ मैं आपको सिर्फ कुछ स्टेट बोर्ड की कुछ लाइंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपका फ्रंटल लोब है और जो आपका पैराइटल लोब है, ध्यान से, जो आपका फ्रंटल लोब है और जो आपका पैराइटल लोब है। पहली बात मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ कि क्या है कि एनसीईआरटी का जो ब्रेन वाला सेक्शन है तो छोटा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन डेप्थ में, जितना आप उसको डेप्थ में समझा के लोगे आपको वो चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझ लिया बात खत्म। समझ में आए? हर एक क्वेश्चन के आप उत्तर दे सकते हो। मुझे आपको ज्यादा सिखाना नहीं है, वो मूड में मैं बिल्कुल हूं ही नहीं, मेरे को कुछ मिलने वाला है भी नहीं आपको ज्यादा सिखा। मेरा सिर्फ इतना ही काम है कि जितनी भी एनसीईआरटी की लाइंस है उसको मैं डेप्थ तक एक्सप्लेन करूं, और फिर आपको और ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत ना पड़े। समझ में आए? तो एनसीईआरटी के पेपर में मैंने आपको बोला है कि अगर आपको ज्यादा मार्क कभी भी लेने हैं तो आपको ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आप कितनी डेप्थ तक समझ के लेते हो, उसमें ही आपका नीट की सक्सेस डिपेंड है। तो अभी आप ये देखो कि जो आपका फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, इन दोनों को सेपरेट करने वाला एक सर्कस रन करता है। उसका सर्कस का नाम है सेंट्रल सर्कस, या फिर जो साइंटिस्ट है रोलैंडो, उसने सर्च आउट किया, उसके बाद इसका नाम पड़ा रोलैंडिक सर्कस, सेंट्रल सर्कस या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रंटल पैराइटल लोब तो था, उसको टेम्पोरल लोब से इनकम्प्लीटली आप देख सकते हो कि डिवाइड किया। तो ये वाला जो सर्कस है जो फ्रंटल पैराइटल को टेम्पोरल लोब से अलग करता है, उसका नाम है लैटरल सर्कस, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी सिल्वियन सर्कस। ठीक है? और फिर टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब दोनों को, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब को सेपरेट करने वाला पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। तो मैंने फिर से आपको बोला
कि भाई जो अपना सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसको हमने कितने लोब में डिवाइड किया, 4 लोब में डिवाइड किया। उसको अगर आप यहाँ पे देखते हो, एंटीरियर लोब का नाम है फ्रंटल लोब जो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा वाला जो लोब होगा वो होगा आपका ऑक्सीपिटल लोब। अगर आपने यहाँ पे प्रॉपरली देखा तो सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा, फ्रंटल लोब, सबसे छोटा वाला कौन सा होगा, ऑक्सीपिटल लोब। तो एंटीरियर लोब इज कॉल्ड एज फ्रंटल लोब जब लार्जेस्ट है, मिडल लोब जिसको हमने क्या कहा, पैराइटल लोब है कि नहीं, और फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से सेपरेट करने वाली जो सल्कस है उसका नाम सेंट्रल सल्कस या फिर रोलैंडिक, और लैटरल लोब यानी टेम्पोरल लोब is separated from frontal lobe and parietal lobe through sulcus, incomplete sulcus called as lateral sulcus or sylvian sulcus। और फिर जो आपका posterior lobe है it's called as occipital, it is separated from parietal lobe by a sulcus is called as parieto-occipital। ये फिर यहाँ पे मैं फिर से क्या बोला आपको कि भाई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का हमने सिर्फ नाम स्टडी किया, उसके फंक्शन अभी स्टडी करने बाकी है। फिर से मैं बोलता हूँ, सेरेब्रम इज डिवाइडेड बाय मीडियन फिशर इनटू 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। जो एंटीरियर साइड का लोब है फ्रंटल लोब सबसे लार्जेस्ट वाला है, जो ऊपर वाला डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है दैट इज पैराइटल लोब, जो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है दैट इज ऑक्सीपिटल लोब, और जो लैटरल साइड में प्रेजेंट है दैट इज टेम्पोरल लोब। जो फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को सेपरेट करने वाली जो सल्कस है उसका नाम क्या है, सेंट्रल सर्कस या फिर रोलैंडिक सर्कस। जो फ्रंटल लोब पैराइटल लोब इनको टेम्पोरल लोब से सेपरेट करता है उसका नाम है टेम्पोरल लैटरल सर्कस या फिर सिल्वियन सर्कस। और जो ऑक्सीपिटल लोब को पैराइटल लोब से सेपरेट कर रही है वो वाली सर्कस का नाम क्या है, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। एक बार फिर से रिवाइज करना घर जाने के बाद, ये फिर भी ये पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये स्टेट बोर्ड में जरूर ही पाया जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ फंक्शंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है कि देयर आर 3 रीजन्स व्हिच आर there are 3 functional areas which is present in the cerebrum। कितने फंक्शनल एरिया है टोटल, 3। एक है सेंसरी एरिया, दूसरा है मोटर एरिया, और तीसरा है लार्ज साइज्ड area which is also called as association area which is neither clearly sensory nor motor in functions and which is associated with the complex functions like intersensory association, communication and memory। तो ये कुछ एनसीईआरटी लाइंस का यूज करती है। फिर से मैं बोलता हूँ कि जो आपका सेरेब्रम है उसमें आपको 3 तरह के फंक्शनल एरियाज पाए जाते हैं। कितने तरह के, 3 तरह। हाँ, तो सेरेब्रम में टोटल 3 तरह के सेंसरी, मोटर, एसोसिएशन। अभी मेरे को बताओ ये जो एरिया है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सेरेब्रम में कहाँ पे पाए जाते हैं बताओ। सेरेब्रम के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। किधर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपको 3 तरह के एरियाज देखने को मिलेंगे। कितनी तरह के, 3 तरह के एरिया। पहला एरिया सेंसरी एरिया, दूसरा एरिया मोटर एरिया, तीसरा एरिया लार्ज साइज्ड एरिया एसोसिएशन एरिया। और जो कि ना क्लियरली सेंसरी है ना क्लियरली मोटर है, जो कि कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ काम करता है। पहला काम क्या करता है, वो इंटरसेंसरी एसोसिएशन करता है, दूसरा कम्युनिकेशन करता है, तीसरा मेमोरी को स्टोर करता है। ये लाइन तो कुछ गिने चुने शब्द है, गिने चुने लाइन से, लेकिन अभी हमको क्या करना है, इसको डेप्थ में अंडरस्टैंड करके लेना है। समझ में आया? तो फिर से टोटल कितने एरिया है, सेंसरी एसोसिएशन मोटर। यहाँ पे जरा देखो सेंसरी एरिया में क्या होता है। सेंसरी एरिया में रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पे पहुंच जाती है, सेंसरी एरिया में पहले। यहाँ पे देखो रिसेप्टर आपकी आंखें हो सकती हैं, रिसेप्टर आपके कान हो सकते हैं, रिसेप्टर जो आपके स्किन में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि स्ट्रेच को जानने वाले होते हैं, वो अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो उस रिसेप्टर से क्या होगा, जो सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रहा है। किधर आ रहा है,
आपको पता नहीं सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके आया है कौन सा न्यूरॉन, किधर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आया, बराबर है। तो कभी भी सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो इंफॉर्मेशन लेके आता है कहाँ पे, सेंसरी एरिया में लेके आता है। कहाँ पे लेके आता है? तो सेंसरी एरिया मतलब कौन सा एरिया? सेंसरी एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है और वहां पे उसकी एनालिसिस की जा रही है, वहां पे उसकी क्या की जा रही है, क्लियर क्लियर। बाद में मैं आपको बहुत सारे सेंसरी एरिया भी दिखाऊंगा, बहुत सारे मोटर एरिया भी दिखाऊंगा, बहुत सारे एसोसिएशन एरिया भी दिखाऊंगा, समझ में। अभी पॉइंट क्या है जरा समझो। जैसे कि मैंने आपको बोला 2, और यही जो वाइब्रेशंस है, यही वाइब्रेशन आपके कानों तक चले गए। कानों में चले जाने के बाद वहां पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए, उस वाइब्रेशन प्रोड्यूस इनर ईयर में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए, उसी वाइब्रेशंस को डिटेक्ट किया आपके ऑडिटरी नर्व ने, और वही ऑडिटरी नर्व मतलब ऑडिटरी सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेके गए आपके जो टेम्पोरल लोब है ना, उस टेम्पोरल लोब में आपका ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट है जो कि सेंसरी एरिया है, जो कि क्या है, सेंसरी एरिया है। उस ऑडिटरी एरिया में क्या होता है कि जो आपने सुना उसका एनालिसिस किया जाता है कि मैंने क्या सुना। जैसे मानो कि मैंने सुना कि भाई 2 + 2 क्या होते हैं, ये किसने सुना? कान ने सुना। कान सिर्फ सुन सकता है, कान समझ नहीं सकता। तो जो परसेप्शन, जो क्या बोलते हैं उसको, सेंसेशन वाली जो चीज है वो ईयर कर सकता है, लेकिन परसेप्शन वाली जो चीज है, जानना, वो सिर्फ कौन कर सकता है, सेंसरी एरिया कर सकता है, समझ में। अभी जबकि सेंसरी एरिया को पता चल गया कि मेरे को कुछ तो इनपुट आया है, 2 + 2 क्या होता है, लेकिन अभी सेंसरी एरिया को आगे क्या करें ये पता नहीं चल रहा है। तो फिर वो जो अपनी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देता है एसोसिएशन एरिया की तरफ। किधर ट्रांसफर करता है? एसोसिएशन एरिया। तो फिर एसोसिएशन एरिया जो है, इसमें मैंने आपको पहले ही बोला था कि इंटर न्यूरॉन्स आते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ते हैं, बराबर है नहीं? तो जो इंटर न्यूरॉन्स है इनकी क्या क्या खासियत है? ये 3 अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। पहला कौन सा काम कर सकता है? ये मेमोरी को स्टोर कर सकता है। मेमोरी 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, दोनों तरह की मेमोरी को कौन स्टोर करता है? एसोसिएशन। फिर कम्युनिकेशन, क्या है? कम्युनिकेशन। और फिर क्या है? इंटरसेंसरी एसोसिएशन। अभी मुझे ये बताओ कि क्या मैं आपको कुछ समझा रहा हूं? क्या आप कुछ चीजें सुन रहे हो? क्या आप कुछ चीजें देख रहे हो? मतलब आपके पास 2 तरह की सेंसरी इनपुट जा रहे हैं, एक तो विजुअल इनपुट जा रहा है, दूसरा ऑडिटरी इनपुट जा रहा है। लेकिन आप फिर देख पा रहे हो कि ये जो ऑडिटरी इनपुट जा रहा है और ये जो सेंसरी इनपुट आपके अंदर जा रहा है, इन दोनों को कोई तो एसोसिएट कर रहा है और आपको एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई तो जो भी आपको फाइनल अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, फाइनल कंक्लूजन जो भी आपको समझ में आ रहे हैं, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका ऑडिटरी और विजुअल दोनों को एसोसिएट किया जा रहा है। समझ में? तो दोनों को कौन एसोसिएट करता है? वो है आपका एसोसिएशन एरिया। तो मतलब एसोसिएशन एरिया क्या है कि 2 सेंसरी इंफॉर्मेशन को एसोसिएट करो और आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दो। समझ में? तीसरी बात मैंने क्या कहा यहाँ पे? कम्युनिकेशन। अभी आप मुझे बताओ कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना है तो जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही से उत्तर देना चाहिए, बराबर है कि? सामने वाला मेरे को पूछ रहा है भाई तू कहाँ से, और मैं उसको बोल रहा हूँ जीवन क्या लगा, उसने बताया कि हाँ मैंने खाना खा लिया, तो फिर आप उसको पूछ रहे हो तू आता कोणत्या वर्षात शिकतो? सो देयर इज नो इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन, आहे ना? इनपुट काहीतरी भेटला आणि आउटपुट काहीतरी वेगळंच करायला, बरोबर आहे? सो बेसिकली बघा, सपोज मी जर तुम्हाला प्रश्न विचारला व्हॉट इज 2 + 2,
आता इने तर असं उत्तर नाही दिलं ना 2+2. असं तर उत्तर नाही दिलं नाही. तुम्ही पाहू शकताय ना म्हणजे काय गोष्टी कशा होऊ राहिल्या, गोष्टी कशा होऊ राहिल्या मी तुम्हाला सांगतो. इकडे पण गोष्ट काही झाली, मी म्हटलं 2+2, हिच्या कानाने ऐकलं, कानात थ्रो मेसेज केला सेन्सरी एरियामध्ये, सेन्सरी एरियाला कळलं की आता आपल्या बसची बात, त्याने मेसेज को ट्रान्सफर केला जिथं ऑलरेडी मेसेज इन्फॉर्मेशन सगळं स्टोअर आहे, मेमरी स्टोअर आहे की 2+2 म्हणजे, किंवा ऍटलीस्ट कळती ना प्रोसेस 2+2. जरी मी बसला 4 पण ती प्रोसेस आपण लर्न केलेली ना. सपोज 21 + 22 आपल्याला माहित नाही काय, पण आपल्याला माहिती 1 + 1 असं केल्यानंतर असं 2 येत असतंय, 2+2 केल्यानंतर असं 4 येत असतंय, therefore 40. ही मेमरी कुठं स्टोअर्ड आहे? सेंसरी एरियाची बस की बात तो नहीं है कि नहीं? तो फिर इधर से इंफॉर्मेशन गई यहाँ पे, अभी यहाँ पे सारी हो गई इंफॉर्मेशन प्रोसेस पूरी तरीके से, है कि नहीं? तो यहाँ पे मेमोरी स्टोर थी, यहाँ पे इंटरसेंसरी एसोसिएशन भी हो गया. अभी इसको क्या करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है. मतलब जो चीजें पूछी गई है उसका सही से जवाब देना. तो क्या पूछा गया था और इसको क्या करना है, अभी मुंह से बोलना है. किधर से बोलना है, क्या बोलना है, 4 बोलना है, ठीक है. तो फिर ये क्या करेगा, एसोसिएशन एरिया मोटर एरिया के पास जाएगा. मोटर एरिया मतलब जहां से मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, मैसेज लेके जाते हैं ऑर्गन की तरफ, है कि नहीं. तो मोटर एरिया किधर प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है. मोटर एरिया में कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को कहां पे लेके जाएंगे, इफेक्टर की तरफ लेके जाएंगे, मतलब ऑर्गन की तरफ लेके जाएंगे, टारगेट ऑर्गन की तरफ लेके जाएंगे. अभी मुझे बताओ कि टारगेट ऑर्गन कौन सा है. तो मोटर एरिया ने क्या करनी चाहिए, जो अपने सिग्नल्स है वो कहां पे भेजने चाहिए, स्केलेटल हैंड की जो स्केलेटल मसल है वहां पे भेजने चाहिए. और जिसने प्रश्न पूछा है उसके 2 कान के नीचे, तभी जाके उस प्रश्न का उत्तर सही से आएगा, है कि नहीं, क्या नहीं. तो फिर जो इंपल्स है वो कहां पे आने चाहिए, आपकी फोकल पॉइंट की मसल की तरफ आनी चाहिए. तो यहां से वाइब्रेशन होके फिर आंसर आना चाहिए 4. समझ में होगा कि नहीं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है मतलब 2+2, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं होता है, इसका अर्थ ऐसा भी नहीं होता है, इसका अर्थ क्या होता है 4. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब जो सही से पूछा गया है उसको सही से जवाब पूछा गया है और जवाब दिया गया है. किसके बीच में कौन काम कर रहा है, एसोसिएशन. समझ में, इसमें कुछ डाउट है. तो व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ एसोसिएशन एरिया, मेमोरी, intersensory association. What is the role of sensory area, to receive message and analysis. What is the function of motor area, to get message from association area and to transfer it to the target organ किंवा त्या टार्गेट ऑर्गनला आपण म्हणतो इफेक्टर. कळलं पण, क्लिअर याच्यामध्ये काही डाऊट. चला मग तुम्हाला काही सेन्सरी एरियाज दाखवतो ब्रेन मधले, काही असोसिएशन एरियाज दाखवतो, काही मोटर एरियाज दाखवतो. ठीक आहे, बघा हे एवढे सगळे तुम्ही बघू शकता. जे ग्रीन कलरने डिनोट केलेले आहेत ते आर सेन्सरी एरिया, जे रेड कलरने डिनोट केले ते आर मोटर एरिया, अँड जे ब्ल्यू कलरने डिनोट केले दॅट इज असोसिएशन एरिया. समजून घ्यायचे तुम्हाला, घ्यायचे समजून. कोणता सेन्सरी एरिया काय करतो, कोणता मोटर एरिया काय करतो, कोणता असोसिएशन एरिया काय करतो. मी तुम्हाला एवढं सांगू शकतोय की कुठं कोणता पार्ट डॅमेज झाल्यानंतर व्यक्ती आंधळा होऊ शकतो, कुठे कोणत्या पार्ट मध्ये डॅमेज झाल्यानंतर व्यक्तीला बोलता नाही येऊ शकतो. किंवा एवढं आपण पाहू शकतोय की स्पीच नावाची जी अद्भुत गोष्ट आहे ती कशी प्रोड्यूस होते. किती वाजले, 340. फ्रंटल लोब है ना आपला,
आधीच तुम्हाला फ्रंटल लोब मध्ये बघा तुम्हाला काही मोटार एरिया दिसू राहिले, राईट. सो पहिला मोटार एरिया तुम्ही पाहू शकता इथं, दॅट इज प्रायमरी मोटार एरिया. सो प्रायमरी मोटार एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हॉलंटरी कंट्रोल ऑफ व्हॉलंटरी मसल्स. व्हॉलंटरी मसल्स म्हणजे अशा मसल्स ज्या आपण स्वतःच्या फेसच्या अंडर कंट्रोल करू. ऑल स्केलेटल मसल्स ते कम्स अंडर व्हॉलंटरी मसल्स. आणि त्यांचा व्हॉलंटरी कंट्रोल किती छान आहे बघा. सपोज बघा, सगळ्यात अगोदर फर्स्ट टाइम तुम्ही काय करत होते, सायकल लर्न करायचं होते, त्यावेळेस तुम्ही बघू शकता की दोनदा तीनदा किती वेळेस पडले तुम्ही, भरपूर वेळेस पडले असते. म्हणजे 2 चाकाची सायकल होती वाटतं तुमची, ते राहते ना, ते मागून असे 2 छोटे छोटे चाक राहतात, बसलं त्याच्यामध्ये. म्हणजे तुम्ही किती अँगलनी काही करा तरी ते पडणार. अशा बोगस सायकली आम्ही यूजच नाही केल्या. खतरों का खिलाड़ी होती है. हमारे पास साइकिल ऐसी 22 इंच की थी नहीं, डायरेक्ट 24 इंच. साइकिल को ऐसे वैसे नहीं, साइकिल कैसे मतलब सीखना पड़ता था पता है. साइकिल का जो ऊपर वाला हैंडल ऊपर इधर, पेंडल नीचे, अपन का पैर तो उसके ऊपर से तो नहीं जा सकता है. तो वो जो है ना, वो ये लाइन होती है, ऐसी वाली लाइन होती है, फिर उसके बीच में से ऐसा पैर निकाल के दूसरे की तरफ ऐसा डाल के फिर ऐसा ऐसा करके कैसा बैलेंस रखना पड़ता था. उसमें भी जो पीछे वाला है ना, तू बैठ, तू चालू कर, बस चालू कर दिया, बैठ दिया, संतुलन उसने छोड़ दिया, गिर गया फिर से. तो मतलब जितने भी अभी निशान है ना वो पैरों के ऊपर, उसकी वजह से, साइकिल की वजह से. थोड़ा चला नहीं, 100 मीटर एक बार में चल चला था, किसी के बिना सपोर्ट के मैंने ऐसा 100 मीटर चलाया. उसको मैंने बोला हाँ अभी आ रहा है, गिर गया फिर. कभी कभी ऐसा भी हुआ ना, एकदम फास्ट साइकिल चला रहे, एकदम मजा आ रहा है एकदम. अभी सारा कंपटीशन से चल रहा है, पीछे से भी कुछ साइकिल आ रही है, अपन लोग भी साइकिल चल रहे हैं, और हमारे रोड तो डामरी रोड थी. बीच बीच में ऐसे पत्थर होते थे, बहुत सारे पत्थर होते थे, साइड में पत्थर भी थे. इतनी फास्ट साइकिल, और बीच में क्या होता था, सडनली ऐसे वो जो चेन होती है ना, वही स्लिप हो जाती थी. चेन स्लिप हो गई बीच में से, और अपन लोग स्पीड में है, तो फिर पूरा बैलेंस, और सामने आगे पीछे क्या थे, ऐसा 10-15 बार ऐसे गिरे जोर से, पूरा मतलब ब्लड निकला है बाहर. तो हम ऐसे खतरों के खिलाड़ी, आपके जैसे थोड़ी ना कि मतलब थोड़ा मतलब छोटी छोटी साइकिल ले लो, इधर से 2 पहिए उधर से 2 पहिए फिर चलाओ, ठीक है. तो मैं क्या कर रहा था, प्राइमरी मोटर एरिया मतलब क्या है, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल्स. सबसे जब बिगिनिंग में हम स्टार्ट करते हैं ना कुछ भी चीजें, तो फिर हमको सारा वॉलंटरी कंट्रोल होना चाहिए. बाद में क्या होता है कि बाद में जब आप साइकिल चलाने लगते हो, सब आप एक्सपर्ट हो चुके हो, तो आपको बिना पता ही वो ऑटोमेटिकली आप पेडल मारने लगते हो, है कि नहीं. तो वो इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, लेकिन मसल्स तो कैसे है, वॉलंटरी है. तो इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल कौन करता है, सेरिबेलम. जबकि वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल कौन करता है, सेरिब्रम का प्राइमरी मोटर एरिया. समझ में आया. एक्सपर्ट स्टेज में कौन कंट्रोल करेगा, जब एक्सपर्ट नहीं, स्टार्टिंग की फेज है, तो समझ में. मानो कि मुझे लिखना है ABCD, कौन चाहिए, प्राइमरी मोटर एरिया चाहिए. समझ में आएगा, कौन चाहिए, प्राइमरी मोटर एरिया. टाइपिंग करना है, कौन चाहिए, अरे टाइपिंग करना है, ये स्केलेटल मसल को कौन देगा. मैं वही बोल रहा हूँ कि जितने भी वॉलंटरी मसल्स है उसको कंट्रोल कौन करेगा, प्राइमरी मोटर एरिया ही करेगा. कौन करेगा, समझ में आया. लेकिन आप सुन लो,
मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं यहाँ पे, जब चीजें एक्सपर्ट स्टेज में नहीं है तो वो हार्ड लगती है। हार्ड लगती है कि नहीं लगती है? मानो कि आपको गाड़ी चलानी है, अभी गाड़ी क्या क्या चीजें करनी होती है पता है आपको? तो गाड़ी चलाई किसी ने, किसको आती है भाई गाड़ी? उसका इंटरव्यू ले लेता हूँ। आती है तेरे को? आ जाओ इधर, आ जाओ क्वेश्चन पूछते हैं ना। चलाइए क्या गाड़ी? ऐसी चलाइए गियर बीर डाल के स्कूटी चलाइए, दोनों चालू। सो पहले क्या करते हैं बताओ? गाड़ी चलाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ, गाडीची चावी फिरवायची, नंतर किक मारायची, बटन स्टार्ट कर, ठीक आहे, किक मारायची, नंतर क्लच दाबायचं, नंतर गिअर टाकायचं, नंतर थोडं थोडं सोडायचं, नंतर ऍक्सिलेटर, नंतर परत गिअर वगैरे टाकायचं, नंतर ब्रेक वगैरे ते मॅनेजमेंट करत राहायचं. बरोबर आहे का नाही? सो स्टार्टिंगला आपल्याला माहिती काय होत असतं? गिअर टाकायचा काय, क्लच दाबायचा काय, गिअर वाढायचा काय, रेस करायचा काय, गाडीवरती कुदती काय, मध्येच बंद पण पडते काय, आहे की नाही? सो तुम्ही बघू शकता की स्टार्टिंगला गोष्टी डिफिकल्ट जातात, आहे की नाही? त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकता की नंतर तुम्हाला हे पाण्याची गरज नाही पडते. असं किक मारली, हे केलं ते चला, नंतर गिअर वगैरे ते सगळं ऑटोमॅटिक चालतंय. तुम्हाला विचार नाही करावा लागत की आता टाकायचं की नाही टाकायचं. तुम्हाला माहिती आहे की आता गिअर टाक नाही, आता असं नाही. नो, यू कॅन हिअर ऑल्सो सॉंग्स, यू कॅन हिअर सॉंग्स. याने सांगू राहिलो, आय एम टेलिंग यू की तुम्ही भरपूर साऱ्या गोष्टी करू शकता. गाडी चालवता चालवता होऊ शकता. मी ते केलेलं आहे ना. सो पॉइंट काय माहिती का, की मग एक्सपर्ट स्टेजला काय होतं माहिती का, की सिग्नल्स जे असतात ना, सिग्नल्स येतात तर इथूनच गिअर टाकायचं, सिग्नल कुठून येणार? पण आता हे जे व्हायब्रेशन्स आहे ना, हे जे इम्पल्स आहे जे इथून येणार आहे, त्याला व्यवस्थितरित्या फाईन ट्यून कोण करत असतं? सेरिबेलम करत असतं. कळलं का? म्हणजे जो काय करू शकतो, ऍट अ टाइम भरपूर साऱ्या गोष्टी करू शकतो. आणि समजून घ्यायचं की ऑलरेडी प्रॅक्टिस करू 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 ती गोष्ट परफेक्ट केलेली सेरिबेलम मध्ये ती स्टोअर होत असते. तुम्ही ऍट अ टाइम काय करू शकता? दोन्ही हाताने बी लिहू शकता. तुम्ही ऍट अ टाइम काय करू शकताय? डान्स बी करू शकताय, भरपूर साऱ्या गोष्टी बी करू शकता आहे. फक्त प्रॅक्टिस. स्टार्टिंगला डिफिकल्ट जाईल, पण नंतर सेरिबेलम काय करेल? सगळ्या गोष्टी काय करतो? ऑटोमॅटिकली कोऑर्डिनेट. पण इम्पल्सेस कुठून जाणार? इथूनच जाणार. स्टार्टिंगला इम्पल्सेस इथूनच जाणार, नंतर इम्पल्सेस सेरिबेलम ऍड करीत राहील आणि एकदम फाईन ट्यून गोष्ट करेल सगळं. प्रायमरी मोटर एरिया कळाला. त्याच्यानंतर नेक्स्ट ब्रोकास एरिया. ब्रोकास एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच. बोलण्यासाठी कोणता एरिया रिस्पॉन्सिबल आहे? ब्रोकास एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच. पण बोलण्याच्या अगोदर तुम्हाला कळायला तर पाहिजे ना काय बोलायचं. सर नो. सो सपोज कळलं वगैरे ते सगळं झालं, कळलं. तुम्ही इथं बघा की ब्रोकास एरियामध्ये तुम्ही बघा जे मेसेजेस आहेत, सिग्नल्स आहेत, मोटार न्यूरॉन्स काय करतात? ते मेसेज घेतात आणि लॅरिंग्सच्या ज्या मसल्स आहेत ना तिथं सप्लाय करतात. नंतर फॅरिंग्सच्या मसल जिथून नाकातून आवाज नाही काढायचा तिथल्या सपोज आहे ना, तिथून जो साऊंड आहे बेसिकली तिथे लॅरिंग्सच्या मसल्स, फॅरिंग्सच्या मसल्स, त्याच्यानंतर ब्रेदिंगच्या मसल्स, या सगळ्या मसल्स मध्ये काय केलं तर बेसिकली बॅलन्स मेंटेन ठेवला जातो आणि नंतर साऊंडचं प्रोडक्शन. सो तो कोण काम करत असतो? ब्रोकास एरिया करत असतो. पण ब्रोकास एरियाला काय बोलायचं, त्याच्या अगोदर काय बोलण्याच्या अगोदर काय बोलायचं हे समजणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. ती इन्फॉर्मेशन कुठे प्रिंट असते? ती प्रिंट असते प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीट ऑफ इंटेलिजेंस. मतलब आप जो भी चीज समझ पा रहे हो, जो भी चीज सोच पा रहे हो, जो भी चीज की कल्पना कर पा रहे हो, वो किधर होता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब सोचने समझने की क्षमता. किधर प्रिंट होती है? कॉर्टेक्स में. लेकिन अभी आपने जो सोचा है कि मुझे ये चीज बोलना है, उस जो सोचा है, जो आपको बोलना है, उसको एक प्रॉपरली वर्डिंग में डालना पड़ेगा. इसमें डालना पड़ेगा एक प्रॉपरली
वर्डिंग में डालना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉपर वर्डिंग है वो आपका करता है वर्निकेस एरिया। कौन सा करता है? वर्निकेस। W फॉर वर्निकेस, W फॉर वर्ड्स। जो शब्दों का प्रॉपरली चयन करना है वही इंपॉर्टेंट है ना। कि आप देखते हो कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से संवाद करने में सक्षम होते हैं। कोई भी शब्दों का चयन करना है, अद्भुत तरीके से वो शब्द का चयन करते हैं और फिर बाद में वो बोलते हैं। तो हमको पता है कि हमको बोलना क्या है, लेकिन शब्दों का चयन कैसे होना चाहिए वो कौन करता है? वर्निकेस एरिया करता है। फिर जो आपने सोचा है क्या बोलना है, जो आपने शब्दों का चयन किया है, फिर उसका एक्सप्रेशन जो है ब्रोकास एरिया क्या करता है? लैरिंग्स, फेरिंग्स और ब्रीदिंग मसल्स की तरफ डालता है। फिर स्पीच नामक अद्भुत क्या स्पीच उत्पन्न होता है। बस समझ में आएगा। तो ये वाली चीज है। तो ये तो समझ में आया आपको, है कि नहीं? बाद में आप देखो पैराइटल लोब में कुछ एरिया है, गस्टेटरी एरिया है। कौन सा एरिया? जो आपने गुलाब जामुन खाए ना, मस्त मस्त गुलाब जामुन, है कि नहीं? किधर मजा आई बताओ? टंग को मजा है कि टंग को कुछ नहीं पता चलता है क्या गोड़ है क्या आंबट है। हाँ, tongue is only responsible for reception of taste, but then what kind of food we have taken inside, उसका परसेप्शन किधर होता है? गस्टेटरी एरिया में होता है, यहाँ पे। तो इंफॉर्मेशन जो है खाया आपने वो किधर आती है? पैराइटल लोब के गस्टेटरी एरिया में आती है। फिर वहां पे क्या होता है? एनालिसिस ऑफ। फिर वही पैराइटल लोब में आप देखो और एक एरिया है सोमेस्थेटिक एरिया। सोमेस्थेटिक एरिया, तो वो जो एरिया है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल सेंसेशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल सेंसेशन। जनरल सेंसेशन मतलब वो सेंसेशन हो सकता है टच का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, जो भी जनरल सेंसेशन है वो जनरल सेंसेशन। पेन का हो सकता है, चिमटी है ना एक में का, थोड़ा बहुत पेन भी है ना, उसका भी सांगितलं सो आहे की नहीं? सही बस इतच नहीं। तो वो जो है ना थोड़ा पेन, उसका भी सेंसेशन कहाँ पे चला जाता है। तो तभी एक्चुअली पता है ना आपको, पेन किलर्स आती है वो क्या आना का आना, जो पेन किलर्स होती है ना, वो पेन किलर क्या करती है पता है? वो जो एरिया है ना, कौन सा? सोमेस्थेटिक, उधर मैसेज को आने नहीं देती है, बस उधर के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। तो भले इधर आप मर भी क्यों ना जाओ, उधर कुछ फील ही नहीं होगा। समझ में आया क्या आपको? कैसा? सोमेस्थेटिक एरिया जो है इट इज एनालिसिस ऑफ टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर एक्सेट्रा। वर्निकेस एरिया किससे रिस्पांसिबल क्या करता है? और दूसरा एक काम है, आप यहाँ पे देखो टेम्पोरल लोब दिख रहा है, वहां पे आपको दो एरिया, ऑडिटरी एरिया और ऑल्फैक्टरी। ऑडिटरी एरिया में क्या होगा? ये ऐसा एरिया है जहां पे आपकी ऑडिटरी सिग्नल्स आएंगे। ऑल्फैक्टरी एरिया मतलब कि ऐसा एरिया है जहां पे आपको स्मेलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, यहाँ पे एनालिसिस की जाएगी। ऑल्फैक्टरी एरिया। तो अभी मुझे समझो कि मैंने आपको कुछ बोला है, मैं तुम्हाला काही सांगतोय, आई एम टेलिंग यू समथिंग। I have used 3 languages, yes or no? Yes. And you understood also, yes or no? तुम्ही बोलू शकता है कि ऑडिटरी एरिया थ्रू इन्फॉर्मेशन इथं आली, पण याला काही कळलंच नाही काय चाललंय, व्हाट मॅटर इज गोइंग ऑन, नेमकी चल क्या रहा है। इसने क्या किया पता है? इधर ए वाली एरिया को बोला, वर्निकेस एरिया को बोला इसने, वर्निकेस किधर है वो, वर्निकेस एरिया को बोला। लेकिन तो फिर वर्निकेस एरिया ने बोला कि भाई ये पहले तो इसने मराठी यूज की थी, बाद में इसने हिंदी यूज की, बाद में इसने इंग्लिश को जाना भी समझा भी चीजों को, ये वर्निकेस एरिया करता है। समझ में? किस किस का वर्निकेस एरिया डैमेज हुआ तो समझ में नहीं आएगा मराठी क्या है हिंदी क्या है। बराबर है। और मानो किसी का ये ब्रोकास एरिया मानो कि काम करना बंद पड़ गया है, तो वो बोलने की इच्छा तो है लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाएगा।
इसके लिए एक टर्म आती है ब्रोकास अफेजिया। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोकास अफेजिया। अफेजिया मतलब बोलने में असक्षम, या फिर नॉन फ्लुएंट अफेजिया। सांगितलं होतं ना, तुला ते समझ में आया क्या आपको? ये नॉन फ्लुएंट अफेजिया होता है ऐसा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसका डैमेज हो चुका है उसको सोचने समझने की क्षमता उनकी गई है थोड़ी, तो इनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो चुका है, उनको काम करना पड़ेगा इसके ऊपर थोड़ा सोचने समझने की, दिन रात मेहनत करनी। सही में बोल रहा हूँ, इसको वो ट्रेन करना ही पड़ेगा, दिन रात सोचने समझने में लगाना पड़ेगा उसको, तभी उसका स्पीड इंक्रीज होगा। गलत चीजों में मत पढ़ो, गलत चीजों में पढ़ते हो तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरा डैमेज हो जाता है, बर्न हो जाता है, उसकी न्यूरॉन्स पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और विजुअल कॉर्टेक्स एरिया को क्यों छोड़ रहे हैं भाई? आपके रेटिना में इमेज पड़ती है इन्वर्टेड, उसके सिग्नल्स आते हैं यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू सिग्नल आती है यहाँ पे। ऑक्सीपिटल लोब जो है ना पीछे वाला, ऑक्सीपिटल लोब का विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, यहाँ पे आपकी विजन की एनालिसिस होती है। इन्वर्टेड इमेज वहां पे बनती है, यहाँ तक सिग्नल आ जाती है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से अकॉर्डिंगली हम समझ पाते हैं कि ये क्या है, ये साक्षी है, ये भक्ति है, ये वो है, वो है। इमेज तो बन रही है, सिग्नल जा रहे हैं ऑक्सीपिटल लोब के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में, और फिर वहां पे एनालिसिस हो रही है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये साक्षी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये भक्ति है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा लैपटॉप। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के अनुसार ये सिग्नल्स को क्या किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। समझ में आया? ब्रेन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, मैंने बोला सेंसरी एरिया, इट इज रिस्पांसिबल फॉर एनालिसिस ऑफ सेंसरी इंपल्सेस। फॉर एग्जांपल सोमेस्थेटिक एरिया था, ऑडिटरी एरिया था, गस्टरी एरिया था, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया था, ऑल्फैक्टरी एरिया था, ये सारे सेंसरी। मोटर एरिया में जनरेशन ऑफ मोटर इंपल्सेस होता है, फॉर एग्जांपल ब्रोकास एरिया, प्राइमरी मोटर association area, a large regions that are neither clearly sensory nor motor in functions and which are associated with the complex functions like intersensory association, memory and large regions that are neither clearly sensory nor motor in function। मतलब वो तो ना सेंसरी कर रहे हैं प्रॉपर्ली ना मोटर कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच का ही है, सेंसरी भी ले रहे हैं और मोटर को भी दे रहे हैं। लार्ज साइज एरिया और रीजन्स which are neither clearly sensory nor motor in functions and which are associated with the complex functions like intersensory association, memory and communication। ये कौन सी एरिया है? एसोसिएशन एरिया। अच्छा, अभी फोरब्रेन का दूसरा पार्ट चालू हो चुका है, दैट इज डायनसेफेला। कौन सा है? टाइम कितना बाकी है? हाँ